नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हम जानेंगे एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे बदला जाता है। आज हम एक्टिव पैसिव को बड़े ही सरल और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे ताकि आपका बचपन से जो एक्टिव पैसिव को लेकर डर था वो ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे बदला जाता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब भी किसी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम ये जान लें कि उसका मतलब क्या है, हम ऐसा क्यों करना है और इसकी ज़रूरत हमें रियल लाइफ में कब कब पड़ सकती है और डेली इंग्लिश यूज़ में कैसे ला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे ट्रांसलेट करना है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने टेंसेस के वीडियो में जाना था कि इंग्लिश ग्रामर में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर की नींव होती हैं। हम थोड़ा सा टेंस के वीडियो में जाके वो तीनों चीज़ें समझते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने देख लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं वो 3 ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर की नींव होती हैं। कोई भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य हो रहा है, और वर्ब जो कार्य हो रहा है। एक सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। वैसे ही कार्य किस पे हो रहा है? खाने पे। तो खाना क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वैसे ही खाता हूँ मतलब जो कार्य हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं, तो इसमें खाता हूँ हो जाएगा वर्ब यानी क्रिया। हिंदी, संस्कृत और कुछ इंडियन लैंग्वेज इसी फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। पर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं और भी यूरोपियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मेट थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें वर्ब पहले आता है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो यही गलती कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब, जबकि ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब उदाहरण से समझिए, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें क्या करेंगे? वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब को ले आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? आई ईट फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया और फिर ऑब्जेक्ट आया। इंग्लिश के सेंटेंस इसी प्रकार से होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए लौट आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। जब भी कोई सेंटेंस सीधे और सरल तरीके से बोला जाता है, उसमें सब्जेक्ट पे तवज्जो दी जाती है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि माँ खाना बना रही है, मैं गणित पढ़ रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस में देख रहे हैं माँ, मैं, हम, ये जो सब्जेक्ट है इन पे फोकस किया जा रहा है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे। तो जब भी सब्जेक्ट पे फोकस करके ऑब्जेक्ट को आखिरी में लिखा जाता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे ही हम इन सेंटेंस को घुमा दें और हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे हो जाए ना कि सब्जेक्ट पे, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, माँ खाना बना रही है, तो इसमें फोकस कहाँ था? माँ पे। पर हम इसको थोड़ा घुमा दें और बोले खाना माँ द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें फोकस कहाँ है? ऑब्जेक्ट पे। तो पैसिव सेंटेंस में फोकस हमेशा ऑब्जेक्ट पे रहता है। वैसे ही कुछ और उदाहरण से समझिए, मैं गणित पढ़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा गणित मेरे द्वारा पढ़ी जा रही। इसमें भी फोकस ऑब्जेक्ट पे चला गया ना कि सब्जेक्ट पे। वैसे ही हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हमारे द्वारा खेली जा रही, तो इसमें भी क्या हुआ? फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे चला गया ना कि सब्जेक्ट पे। हम एक्टिव सेंटेंस में ये बताने की कोशिश कर रहे थे सब्जेक्ट वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहीं पैसिव में क्या बता रहे हैं? एक्शन सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। आप एक बात को नोटिस करोगे, जब भी हम एक्टिव को पैसिव से बदलते हैं तो उसमें मतलब नहीं बदल रहा, मतलब वही है। जैसे कि खाना माँ ही बना रही, मैं ही गणित पढ़ रहा हूँ, वो वैसे ही क्रिकेट हमारे द्वारा ही खेला जा रहा है, बस इतना सा हो रहा है। एक्टिव में हम फोकस जो हमारा रहता है वो सब्जेक्ट पे रहता है, वैसे ही पैसिव में हम काय पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट पे। रियल ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है सब्जेक्ट के बजाय। अब उदाहरण समझिए, एक मीटिंग चल रही है, उसमें एक व्यक्ति है राहुल नाम का, उसको बोला गया कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी है। तो इसमें फोकस जो होगा वो प्रेजेंटेशन पे होगा ना कि कौन बना रहा है उस पे। तो जब भी हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो हम फोकस काय पे करेंगे? ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंटेशन पे।
तो पैसिव हो जाएगा प्रेजेंटेशन राहुल द्वारा बनाई जा रही है, या फिर प्रेजेंटेशन राहुल बना रहा है। इस वाक्य को अगर एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा राहुल प्रेजेंटेशन बना रहा है। तो इसमें हमने फोकस काय पे रखा, राहुल पे। आई होप आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आधी जंग आप जीत चुके हो। वीडियो के आगे वाले पार्ट में हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को हिंदी से इंग्लिश कैसे किया जाता है, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरीके से इनकी सेंटेंस मेकिंग की जाती है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसमें कुल मिला के 3 रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलो। हमने जितने भी पिछले एग्जाम्पल देखे उनमें जब हम एक्टिव से पैसिव बदल रहे थे तो उनमें वाक्य का मतलब नहीं बदल रहा था, बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा था। तो माँ खाना बना रही है तो इसका पैसिव हो रहा था खाना माँ द्वारा बनाया जा रहा है। तो चलिए इसका इंग्लिश बना के देखते हैं। माँ खाना बना रही है तो इसका हो जाएगा मदर इज़ कुकिंग द फूड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मदर, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड यानी खाना। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। फूड को सबसे आगे ले आएंगे, मदर को सबसे आखिरी में रख देंगे। हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को सबसे आखिरी में ले जाते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या होता है, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर या फिर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी वर्ब की फॉर्म में हो, तो जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको थर्ड फॉर्म में ही करेंगे। अब चलिए हमारे सेंटेंस पे चलते हैं। माँ खाना बना रही है, मदर इज़ कुकिंग द फूड। इसमें कार्य क्या हो रहा है, कुक, मतलब कि खाना बनाना। तो इसमें कुक का थर्ड फॉर्म लगेगा कुक्ड। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रूल की तरफ, जो कि है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि सहायक क्रिया की मदद से जिस टेंस में वो है उसको मेंटेन करते हुए हम हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, जो कि पैसिव चार्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पैसिव में बदलते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके आपकी कॉपी में नोट कर लेना, तो आपको एक्टिव से पैसिव बदलने बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें क्या था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, तो हमने देख लिया इज हेल्पिंग वर्ब है। जब इसको हम पैसिव में बदलते हैं तो इसके साथ बीइंग का प्रयोग होता है पैसिव के अंदर, तो इसमें आ जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड। वैसे ही हम डूअर यानी सब्जेक्ट के आगे बाय लगा देते हैं। मदर इज कुकिंग द फूड, इसका पैसिव बन जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। वैसे ही एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। राम पिज़्ज़ा खा रहा है, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा पिज़्ज़ा राम द्वारा खाया जा रहा है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा राम इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है और पिज़्ज़ा है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आखिरी में ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ले आएंगे, तो वो राम चले जाएगा आखिरी में और पिज़्ज़ा आ जाएगा सबसे शुरू में। वैसे ही जो डूअर यानी सब्जेक्ट है उसके आगे बाय लगा देंगे, जो कि पैसिव में कंपलसरी होता है। वैसे ही अब दूसरा रूल लगाएंगे इस सेंटेंस में। इसमें क्या क्रिया हो रही है, इसमें पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, मतलब कि खाना हो जाता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटन। वैसे ही तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। तीसरा रूल क्या है, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करके पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये देख लिया हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इज के साथ बीइंग जोड़ देंगे, पैसिव बना रहे तो इसका सेंटेंस हो जाएगा पिज़्ज़ा इज बीइंग ईटन बाय राम। हमने प्रेजेंट के तो 2 उदाहरण देख लिए, अब पास्ट का भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाए। अब उदाहरण से समझते हैं। परी एक पत्र लिख रही थी, तो इसका हो जाएगा परी वॉज राइटिंग ए लेटर। अब इसका सबसे पहले रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ले आएंगे अ लेटर, और फिर जो परी है जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको आखिरी में ले जाएंगे, उसके आगे बाय लगा देंगे। वैसे ही देखेंगे इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है लिखना, मतलब कि राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, तो इसमें रिटर्न लिख देंगे। वैसे ही हमने देखा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसमें वॉज के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वॉज बीइंग। परी वॉज राइटिंग ए लेटर का हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय परी।
वैसे ही हमने पास्ट का देख लिया, प्रेजेंट का देख लिया, अब फ्यूचर का देख लेते हैं। तो इसका सेंटेंस लेते हैं, हर्ष प्रेजेंटेशन बनाएगा, हर्ष विल मेक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हर्ष चले जाएगा आखिरी में, प्रेजेंटेशन आ जाएगी सबसे शुरू में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है यानी डूअर हर्ष, उसके आगे हम लगा देंगे बाय। ये कंप्लीट हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल फॉलो करेंगे। दूसरा रूल क्या है, वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना। इसमें वर्ब क्या थी, मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, तो हम मेड लगा देंगे। तीसरा रूल अप्लाई करेंगे, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हम जानते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल जब भी पैसिव में बदलते हैं तो उसके आगे बी लग जाता है, तो हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हर्ष विल मेक द प्रेजेंटेशन, इसका पैसिव हो जाएगा प्रेजेंटेशन विल बी मेड बाय हर्ष। इसी तरीके से आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपकी जो उम्मीदें थी, बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें एक्टिव पैसिव पढ़ाइए, तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो उम्मीदें थी उनको हम फुलफ़िल कर पाए होंगे, पूरी कर पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इतना वर्थी है और लोगों को सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो से या कुछ सीखने लायक है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ आपके चित परिचित लोगों के साथ, जिनसे उन्हें भी सीखने का मौका मिल सके। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.englishpur.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।